तर्जमा। जालिम के लिए इंसाफ का दिन उससे ज़्यादा सख्त होगा जितना मजलूम पर जुल्म का दिन। फजर की नमाज पढ़कर चौकीदार रखवाली के कुत्तों को बांधने के लिए बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और चौंक गया। सामने ज़मीन पर खून ही खून फैला हुआ था। एक नीचा हुआ भंबोड़ा हुआ मुर्दा जिस्म सामने पड़ा था जिसकी शनाख्त मुश्किल थी। कुत्तों ने उसे बुरी तरह नोच खाया था और अब बड़े इत्मीनान से हड्डियां चबा रहे थे। चौकीदार ने अपने सुधाए हुए कुत्तों को तेजी से वहां से हटाया और गन निकालकर हवाई फायर कर दिया। फायर की आवाज़ सुनते ही पूरी इमारत की बत्तियां रोशन होनी शुरू हो गई। कई अफराद भागते हुए बाहर आए जिनमें कैप्टन हमीद भी शामिल था। लाश की शनाख्त ज़मीन पर पड़े उसके सेलफोन और कीमती सोने के डायल वाली राडो घड़ी से हो चुकी थी। ये ज़िल्मे खान उनके सरदार की लाश थी। पूरे ट्रेनिंग सेंटर में एक हंगामा खड़ा हो चुका था। कैप्टन हमीद खामोशी से वहां से खिसक गया। उसका काम इधर ख़त्म हो चुका था। अब उसका रुख बड़े पहाड़ पर वाक़या एजेंसी के ऑफिस की तरफ था। उसे मेजर अहमद और दिलावर को रिपोर्ट करनी थी। वो आगे कदम बढ़ा रहा था और दूर खड़ी पलविशा नम आंखों से उसे देख रही थी। उसे इंसाफ मिल गया था। बेशक जुल्म के खिलाफ खड़े होना, जुल्म खुद ना बर्दाश्त करना और दूसरे लोगों को भी जुल्म से निजात दिलाना मुसलमानों की पहचान और उनकी इम्तियाजी शान है। और कैप्टन हमीद जैसे जवान मर्द मोमिन ही इसका बेड़ा उठाए हुए हैं। और चलते चलते वो रुका। एक मानूस से एहसास उसे अपने आस पास हो रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया और पलट कर देखा। सफ़ेद लिबादों में मलबूस पलविशा दूर खड़ी से देख रही थी। नजरें मिलते ही वो मुस्काई और देखते ही देखते हवा में तहलील हो गई। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। मेरी दास्तान का अरूज था तेरी नम पलकों की छाँव में। मेरे साथ था तुझ जागना, तेरी आँख कैसे छपक गई। भला हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई। तेरे हाथ से मेरे होंठ तक वही इंतज़ार की प्यास है। मेरे नाम की जो शराब थी कहीं रास्ते में छलक गई। तुझे भूल जाने की कोशिश कभी कामयाब ना हो सकी। तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। मेजर अहमद और दिलावर दोनों ही बड़े सुकून से जीप में बैठे हुए थे। उन दोनों के दरमियान में बैठी कांता उनका इत्मीनान देखकर परेशान हो रही थी। गाड़ी पथरीले रास्तों पर दौड़ रही थी। सुरमा खाना आगे फौज का लोग खड़ा हुआ है। ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार कम करके रास्ता बदलते हुए बोला। ये फौज इस वक्त इधर क्या करता है? सुरमा खान ने पाक फौज की गाड़ी को देखा। लगता है बॉर्डर से आ रहा है ये ग्रुप और उधर से गुजरते पानी पीने हल्का होने के वास्ते रुका है। देखो और सारा आदमी गाड़ी में बैठ रहा है। सुरमा खान ने पीछे आते अपनी साथियों की वैगन में राब्ता किया। जी खान हुक्म। समुंदर खान की आवाज़ आई। इस मौका का फ़ायदा उठाना होगा। पहले उनको मारेगा तुम गाड़ी किसी चट्टान की आड़ में छोड़ दो। हमें उनका शिकार करके पहाड़ों में छुपकर उधर से निकलना होगा। जल्दी करो। सुरमा खान ने हिदायत दी। ड्राइवर ने तेज़ी से गाड़ी का रुख मोड़ा। खान मौका अच्छा है। ये 6 फौजी हैं। अभी इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। उन्हें उड़ा देते हैं। समुंदर खान की आवाज़ उभरी। अच्छा बात है। इस तरह उनकी मौत से हमारी दहशत और फैलेगी। ठीक है खोचा, पोजीशन लो और उड़ा दो। समुंदर खान उनकी गाड़ी पर लॉन्चर से हमला करो। एक भी फौजी नहीं बचना चाहिए। सुरमा खान ने हिदायत दी। जिसे सुनकर मेजर अहमद और दिलावर के चेहरे पर तनाव की कैफियत आ गई। दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और मेजर अहमद ने अपने आगे बैठे सुरमा खान के गले में हाथ डाला। उसी वक्त दिलावर ने अपने नेफे से साइलेंसर लगी पिस्तौल और दरवाज़ा खोलकर चलती गाड़ी से बाहर कूद गया। दिलावर ने पथरीली ज़मीन पर गिरते ही कलाबाजी दिखाकर पोजीशन ली और उसका टारगेट समुंदर खान की वैन थी जहाँ से हमला होना था। उसने वैन के टायरों का बारी बारी निशाना लिया। वैन डगमगा कर आगे बढ़ी और एक दरख्त से टकराकर रुक गई। अब उसने वैन के दरवाज़ों पर फायर किया। पूरी कोशिश थी कि उन्हें बाहर ना निकलने दिया जाए ताकि फौजी गाड़ी आराम से निकल जाए। मेजर अहमद के बाजू सुरमा खान की गर्दन पर दबाव बढ़ा रहे थे। गुलाब खान, सुरमा खान ने शाख होकर उसे पुकारा। गाड़ी रोको वरना इसे मार दूंगा। मेजर अहमद फनकारा। इस्माइल खान ने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाया। नीचे उतरो, मेजर अहमद ने हुक्म दिया। गुलाब खान, ये तुम ठीक नहीं कर रहा। तुमने अभी तक सुरमा खान का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। सुरमा खान ने उसे टोका। नीचे उतरो, मेजर अहमद कराया। इस्माइल खान और सुरमा खान नीचे उतरे। मेजर अहमद ने सुरमा खान की सीट पर पड़ी गन उठाई और नीचे उतर गया। आगे चल। अहमद ने सुरमा खान को धक्का दिया और जीप की खिड़की से झांककर बुर्का वाली लड़की को मुखातिब किया। मिस, आप इधर ही रहें। गाड़ी से हरगिज़ भी बाहर मत निकलना। आप पाक फौज की हिफाजत में हैं। हम आपको बहिफाजत यहाँ से फारिग होकर आपके घर पहुँचा देंगे। उसने कांता को तसल्ली दी और सुरमा खान उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ जो खूंखार नज़रों से उसे घूर रहा था।
तुमने हमको धोखा दिया, तुम फौजी का आदमी हो, तुमसे और भी उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सुरमा खान ने ज़मीन पर थूक फेंका। धोखा, ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। दहशतगर्दी तुम लोग करो, अपने ही लोगों को तुम लोग मारो, डाके डालो, मासूम बच्चों की जान लो और इल्ज़ाम पाक फौज पर लगा दो। गद्दार हो तुम। मेजर अहमद फनकारा। तुम। मेजर सुरमा खान ने मुठियाँ भींच ली, उसकी आंखें सुर्ख रंग हो गई। तभी माहौल फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठा। सुरमा खान तेज़ी से कलाबाजी खाकर पहाड़ से नीचे कूद गया। दिलावर अकेला उन्हें नहीं रोक सकता था, लेकिन उसके अमल से फौजी जीप वहां से सही सलामत गुजर चुकी थी। अब इस वैगन के पिछले दरवाजे से सुरमा खान के साथ उतरकर दिलावर पर फाइल खोल चुके थे। वो दरख्तों की आड़ लेकर खुद को बचाते हुए उनकी फायरिंग का जवाब दे रहा था जब उसकी बैग पर मेजर अहमद आ गया। सर, आपका आशिक कहाँ है? दिलावर ने सरगोशी की। उन्हीं पहाड़ियों में गई हैं और अब ये हमारा शिकार करेंगे और हम इनका। मेजर अहमद ने सफाक लहजे में कहा। शिकार? दिलावर की आंखें जगमगा उठी, जैसे इसे कोई मनपसंद काम मिल गया हो। हमें इन सबको मारकर सुरमा खान को जिंदा पकड़ना है। मेजर अहमद ने प्लान बताया। वो दोनों उन गहरे अंधेरे में डूबे पहाड़ों में गुम हो गए। खूनी आंख मिचौली शुरू हो गई थी। वो दो मारखोर इन 10 अफराद पर भारी थे, लेकिन ये उनका इलाका था और गोली की आवाज़ सुनकर बहुत जल्द उनके मजीद साथियों की कमक आ जानी थी। वक्त कम था जिसका मेजर अहमद और एजेंट दिलावर को अंदाज़ा हुआ था। कांता ने मेजर अहमद की हिदायत सुनकर सर हिला दे, लेकिन वैसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। उसने अपने लिबास में छुपी AK-47 निकाली और बुरखा की जेब में रखे धुआं बंद चेक किए, जो सिर्फ एक ही बचा था। अब आगे से रखकर उस गाड़ी की तलाशी ले रही थी। सीट के नीचे एक अच्छा खासा असला बारूद छुपा हुआ था। उसने चंद दस्ते बम उठाए, एक और गन उठाकर अपनी गर्दन में लटकाई और खामोशी से दूसरा दरवाज़ा खोलकर रेंगती हुई गाड़ी से उतरकर बड़ी जहाँ सुरमा खान ने छलांग लगाई थी। उसका टारगेट सुरमा खान था, जो उसे उनके अड्डे तक का पता बता सकता था जहाँ अब्दुल फातेह को रखा गया था। फायरिंग की आवाज़ गूंज रही थी। वो रेंगती हुई पहाड़ों के किनारे तक आई, फिर नीचे देखते उसने छलांग लगा दी। पथरीली ज़मीन पर गिरते उसने दोनों हाथ ज़मीन पर रखकर खुद को सेव किया। अब वो सुरमा खान को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रही थी। चांद की हल्की सी रोशनी में वो आगे बढ़ रही थी जब उसे ऊपर दिलावर और अहमद दुश्मनों में घिरे हुए नजर आए। वो आगे बढ़ने ही लगी थी कि उसे सुरमा खान नजर आ गया। उसके साथियों की कमक आ चुकी थी। वो उन गन बरदार आदमियों के साथ उन दोनों अहमद और दिलावर को घेर चुके थे। कांता ने तेजी से पत्थरों पर हाथ जमाते ऊपर चढ़ना शुरू किया। अब उसे उन दो नौजवानों को बचाना था। वह एहतियात से ऊपर पहुंचकर खड़ी हुई कि उसकी गर्दन पर गन की नोक लगी। इस्माइल खान खबासे से खड़ा उसे अपनी गन का निशाना बनाए खड़ा था। हथियार फेंक दो गुलाब खान, वरना हमारा आदमी तुम लोगों को भून देगा। सुरमा खान ने उन दोनों को लड़कारा। मेजर अहमद और दिलावर सीधे खड़े हो गए। कौन हो तुम? सुरमा खान ने मेजर अहमद की आंखों में आंखें डालकर पूछा, जो बड़े इत्मीनान से ऐसे खड़ा था जैसे हवा खाने चहलकदमी पर निकला हो। जवाब दो। सुरमा खान ने बंदूक की नाली उसके सीने पर रखी। सुरमा खान, ही बुरके वाला बाजी, इसका क्या करना है? इस्माइल खान की आवाज़ सुनकर सुरमा खान पलटा। हमको पता था तुम मशकूक हो बाजी। सुरमा खान ने कांता को घूरा। ये बेवकूफ़ इधर क्या कर रही है? दिलावर का मूड खराब हुआ। वेट। अहमद ने कांता को घूरते सरगोशी की। ये खुद भी मरेगी अभी से सेव करने के चक्कर में हम भी मरेंगे। दिलावर भुनाया। और देखो गुलाब खाना, तुम हमको साफ साफ बता दो तुम कौन हो, वरना हम अभी इधर इस बाजी को अपने साथियों के हवाले करके इसका तमाशा देख लेंगे। सुरमा खान ने कांता को धक्का दिया। लड़की को छोड़ दो, उसका इस सब में कोई ताल्लुक नहीं। अहमद कर रहा है। लेट मी हैंडल दिस। कांता ने हाथ उठाकर मेजर अहमद को सस्ता अंग्रेजी में रोका। सर, ये बाजी तो अंग्रेजी बोल रही है। दिलावर ने सरगोशी की। ये लड़की काफर है, काफरों की जुबान बोलती है। इसे अब हम बताएगा हम कौन है। इस्माइल खान, इसका बुर्का उतारो। सुरमा खान ने हुक्म दिया और इस्माइल खान कमीनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कांता की तरफ बढ़ा। आओ बाजी, हम तुम्हारा रोनमाई करता है। नस्वार से रंगे दांत निकालते उसने कांता के बुर्के की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे एक बिजली सी लपकी थी। कांता ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे पटककर गले में लटकी गन उतारकर फाइल खोल दिया। 40 साल दराज कर चेहरे पर कटकी, कांधे पर साफा और सर पर पगड़ी बांधा हुआ मुल्ला अब्दुल सुफियान अपने 3 हवारियों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। ये एक बंद कमरा था। ना कोई खिड़की, ना कोई फर्नीचर। बस कोने पर एक लकड़ी की मेज़ थी जिस पर लोहे के आनकड़े रखे हुए थे और साथ एक कुर्सी बीच कमरे में पड़ी थी जिस पर एक जवान बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर काला कपड़ा चढ़ा हुआ था, गर्दन ढलकी हुई थी। वो बेहोश था। वो कदम उठाते उस बेहोश जवान के नज़दीक आया और एक झटके से उसके चेहरे पर काला कपड़ा हटाया। ठंडा पानी लाओ, उसने सर्द लहजे में अपने साथ खड़े आदमी को मुखातिब किया। जी सरकार। वो तेज़ी से पलट कर वापस गया, पानी से भरी बाल्टी में बर्फ़ डालकर वापस लाया और मुल्ला
दुल सुफियान के इशारे पर उसने यक ठंडे पानी की बाल्टी उठाकर पानी उस जवान के चेहरे पर फेंक दिया। ठंडा पानी चेहरे पर पड़ते ही वो जवान कसमसाकर उठा और मुल्ला ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथ से सीधा किया। खुश आमदीद एसपी मोहित ने एक झटके से अपना चेहरा उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा तो उसकी ने अपनी उंगलियों से मोहित के जबड़ों पर से इस कदर सख्ती से पकड़ा कि उसकी उंगलियां मोहित के गाल के अंदर धंस सी गई। तुम अब तक हमारे 30 आदमियों को मार चुके हो। हमारे 2 आदमी तुमने जिंदा पकड़े थे। उनके बयान और सबूत कहाँ हैं? किसकी कस्टडी में है? बताओ। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जहाँ कोई खौफ कोई डर नहीं था, उल्टा वो उसे चैलेंज करती निगाहों से घूर रहा था। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सारे सबूत किधर हैं? मुल्ला अब्दुल सुफियान ने उसे एक और मौका दिया, लेकिन वो तो ना बोलने की कसम खाए निडर अंदाज में बैठा, जैसे उसे चिढ़ा रहा था। इसे मेज़ की सैर करवानी होगी, उसने मुड़कर अपने साथियों से कहा, जो उस बात में सिर हिलाते आगे बढ़े। मोहित का हाथ पैर खोलकर उसे ज़बरदस्ती उठाकर मेज़ पर लेटाने के बाद उसके दोनों हाथ और पैर मेज़ के किनारों पर उभरे हुए लोहे के राड के साथ बांध दिए थे। शुरू करो। मुल्ला अब्दुल सुफियान ने अपने साथियों को हुक्म दिया और उन्होंने मोहित को इलेक्ट्रिक शॉक देने शुरू कर दिया। हर बिजली के झटके पर उसका जिस्म तड़प कर उछल रहा था। अभी भी वक्त है, बता दो, हमारी पार्टी के खिलाफ इकट्ठे किए सबूत और गवाहों के बयान किधर छुपाए हैं? मुल्ला ने पसीने में शराबूर मोहित के जबड़ों से पकड़कर एक आखिरी मौका देना चाहा, मगर मोहित की आंखों से छलकता हुआ निडर और अंदाज और बेखौफी देखकर पीछे हटा उसके ट्रांसमीटर पर सिग्नल आने लगे थे। इसे एक लम्हे की भी नींद मैसर नहीं होनी चाहिए। इसका मुंह खुला और नहीं बताता तो खाल उधेड़ दो, चाहे 3rd डिग्री तशद्दुद ही क्यों ना करना पड़े, वरना तुम लोग मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। वो मोहित के पास खड़ा जल्लादों को वहशियाना लबो लहजे में हिदायत देकर मुड़ा फिर पलटा। ख्याल रहे इसकी रूह कुफत से असरी से परवास नहीं करनी चाहिए, बाकी सब खैर है। कांता ने फायर खोल दिया। मेजर अहमद और दिलावर ने तेजी से जमीन पर बैठकर खुद को सेफ किया। कांता ने बिजली की तेजी से सुरमा खान के साथियों को अपना निशाना बनाया था। इस्माइल खान का बेजा लाशा गोलियों से छिलनी होकर रह गया था। सुरमा खान उसके बाकी साथी हिस्सों में बटकर भागते सुरमई पहाड़ों में गायब हो गए। कौन हो तुम? एजेंट दिलावर ने कांता के नज़दीक पहुंचकर सवाल किया। दिलावर, अभी इन्वेस्टिगेशन का वक्त नहीं है। वो लोग पहाड़ियों में छुपे हैं, कहीं से भी अनजानी गोली हमारा शिकार कर सकती है। मूव नाउ। मेजर अहमद की सर्द मेहरी में डूबी आवाज़ उभरी। दिलावर सर हिलाते आगे बढ़ा। जब अहमद ने रुक कर साकत खड़ी बुर्का वाली लड़की को देखा। मोहतरमा, आपको क्या अलग से इन्विटेशन देना होगा? मेजर अहमद का तंजिया लहजा सुनकर कांता तेजी से आगे बढ़ी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हाथ आया शिकार उसकी जल्दबाजी की वजह से हाथ से निकल गया। वो तीनों अपनी पोजीशन लेते आगे बढ़ रहे थे। दिलावर और अहमद दोनों ने चाकू निकाल लिए थे। रात गहरी होना शुरू हो गई थी। पहाड़ियों के पार अफगानिस्तान का इलाका शुरू हो चुका था। वो देखो, उधर कोई सिगरेट पी रहा है। अंधेरी रात में दूर एक हल्का सा सुर्ख धब्बा नजर आ रहा था। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे मारने का अपना ही मजा है, अहमद ने सरसराती आवाज में कहा और दबे पांव सिमट पड़ा। समंदर खान और चंद साथी सुस्ताने के लिए सरहद पार करके रुक गए थे। ये उनका अपना इलाका था तो थोड़ी बहुत बेफिक्री भी थी। सुरमा खान आगे चला गया था जब मेजर अहमद और दिलावर ने उन पर हमला किया। चंद मिनट में वो सारे जमीन पर ढेर पड़े थे। जब कांता मेजर अहमद के पास आई, इनसे अब्दुल फातेह को कहाँ रखा गया है, ये इन्फो निकलवाएं। मेजर अहमद ने गौर से बुर्का में छुपी कांता को देखा। आप ही ने काम खुद क्यों नहीं कर लेती? उसने कांता को ऑफर की। ओके। कांता ने सर हिलाकर अपना रुख समंदर खान की तरफ किया, जो मेजर अहमद के हाथ मार खाकर अधमुआ जमीन पर पड़ा गहरी सांसें ले रहा था। कांता ने गिरिबान से पकड़कर समंदर खान को सीधा किया। तुर्क लीडर अब्दुल फातेह को कहाँ रखा है? उसने अपनी गन समंदर खान के माथे पर रखी। हम नहीं बताएगा बाजी, हम तो तुमको मासूम बाजी समझा था और तुम। उसने कांता को घूरा। तुम भी इन फौजी लोगों का साथी निकला जो हम पर जुल्म करता है। तुर्क लीडर अब्दुल फातेह को कहाँ रखा है? कांता ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद करके सवाल दोहराया। हमारे पास पूरी रात इस ड्रामे के लिए नहीं है। अगर ये नहीं बता रहा तो इसे शूट करके ख़त्म कर दो। मेजर अहमद ने सर्द लहजे में कांता को मुखातिब किया। गुलाब खान, हमारा सुरमा खान ने तुमको कितनी मोहब्बत दी और तुम खिंजीर का बच्ची। अभी उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि मेजर अहमद एक हाथ से कांता को हटाते आगे बढ़ा। एक जोरदार किक उसके मुंह पर मारी, जिससे आगे के दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा था। मेजर अहमद ने इत्मीनान से अपनी साइलेंसर लगी गन निकाली और समंदर खान की टांग पर फायर कर दिया। अब बताता है, उसे उधर ओड़ी के इलाके में कैंप में रखा है। समंदर खान बमुश्किल बोला। ओड़ी? मेजर अहमद बुड़बुड़ाया। हाँ, ओड़ी में रखा है, अब हमको जाने दो। समंदर खान ने हाथ जोड़े। मेजर अहमद ने एक नज़र समंदर खान को देखा, जिसके सर पर ना जाने कितने बेगुनाहों का खून था। ये वो नासूर था कि
मुल्क में रहकर मुल्क की जड़ें काट रहा था। उन्हें जिंदा गिरफ्तार करना कोई मायने नहीं रखता था। मेजर अहमद ने उसका सर का निशाना लेकर गोली चला दी। दिलावर ने बाकी सबको भून डाला था। कांता हैरत से ये सब देख रही थी। ये आप लोगों ने क्या किया? ये मेरे मुल्क का दुश्मन था। अभी तो मुझे अब्दुल फातेह को तक पहुंचना था। कांता ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ये उनका इलाका है। और मिस, आप क्या उन्हें सर पर उठा कर ले जाती है? आपको पता भी है ओडी किधर है? मेजर अहमद ने सवाल किया। यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं। हम इनके आदमी उन्हीं की ज़मीन पर मात दे चुके हैं। अब सुबह का उजाला फैलने से पहले हमें बॉर्डर क्रॉस करना होगा। मेजर अहमद ने संजीदगी से कहकर कांता और दिलावर को साथ आने का इशारा किया। जिस पर सुरमई पहाड़ियों के रास्ते से आए थे वो अब इसी रास्ते से वापस जा रहे थे। रेंगते हुए कई दरारें अबूर करते हुए पशीन पहुंच गए। कांता का बुर्का जगह जगह से फट गया था। वो लोग सुबह का उजाला फैलने का इंतजार कर रहे थे। मिस, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया? दिलावर ने कांता से सवाल किया, जो नीम अंधेरे में अपना बुर्का उतार कर रख रही थी। हमारा कोई एक नाम नहीं होता, इतना तो आपको पता होगा। कांता ने बात शुरू की। दिलावर ने हंकार भरा। फिर मेजर अहमद भी चट्टान से टेक लगाए इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरा ताल्लुक मिस्र की एजेंसी से है। मैं यहाँ अपने पार्टनर के साथ अपने टारगेट को छुड़ाने आई थी। हमारी एजेंसी की इतलात के मुताबिक हमारे लीडर अब्दुल फातेह को अगवा करके वजीरिस्तान में रखा गया, लेकिन यहाँ आकर तो सब उल्टा हो गया। मुझे लगा अब्दुल फातेह को काबुल ले जाया गया है, पर अब ये आदमी ओडी के इलाके कह रहा है, तो अब मुझे इधर जाना होगा। कांता ने तफसील से अपनी बात मुकम्मल की। क्या आप मेरी मदद करेंगे? उसने मेजर अहमद की तरफ देखते सवाल किया। सुबह का उजाला फैलने लगा था। कांता की नीली आंखें और सुनहरी रंगत नुमायां हो रही थी। वो मिस्ट्री हुस्न वाली पुरकशिश हसीना अहमद की तरफ आस भरी नज़रों से देख रही थी जब दिलावर ने उसे ठहोका मारा। सर, बाजी कुछ पूछ रही हैं? मिस अहमद सीधा हुआ। कांता, माय नेम इज़ कांता। उसने फौरन अपना तारुफ कराया, जिसे सुनकर दिलावर हैरान रह गया। सर जी, अभी कुछ देर पहले बाजी का कहना था उनका कोई नाम नहीं होता, और अब दाल में कुछ तो काला ज़रूर है। वो बुड़बुड़ाया। ओडी मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है। उधर जाना इतना आसान नहीं। मेजर अहमद ने ओडी की लोकेशन बताई। यानी ये रॉ और तालिबान मिले हुए हैं? कांता हैरान हुई। इसमें कौन सी नई बात है? भारत का मकसद ही पाकिस्तान को तोड़ना है। ज़्यादातर साजिशें इधर से ही होती हैं। दिलावर ने दखल देकर अपनी बात मुकम्मल की। लेकिन पाकिस्तान तो खुद भी हमले करवा रहा है। कांता ने उलझे हुए अंदाज में कहा। यही तो नज़र का धोखा है। भारत पाकिस्तान के लिए जो मज़मूम अज़ाइम रखता है वो सब जानते हैं। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए पीटीआई की पुष्टपनाही करने से लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना इनका मकसद है, जिसके लिए रॉ तो अपनी जगह सरगर्म है ही, साथ साथ उसने ISIS नामी दहशतगर्द तंजीम की भी बाकायदा सरपरस्ती की है और फंडिंग शुरू कर दी है। रॉ का तरीका वारदात यह है कि वो ISIS के दहशतगर्दों के अगवा करके जनूबी हिंदुस्तान में ले जाते हैं और उनको खुद कुछ धमाकों के टारगेट दिए जाते हैं, और दुनिया के किसी कोने में ISIS दहशतगर्दी करे तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है। ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का मुखफ़्फ़ है, जिसका काम ये दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरह मुख्तलिफ मुल्कों और रियासतों में दहशतगर्दी जैसे अफराद को फ़रोग़ देना है। यूँ तो रॉ दहशतगर्दी में किसी से कम नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बार बार अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद अब ये काम शुरू किया है। इस तंजीम के साथ अगरचे गैर मुस्लिम कम है और मुस्लिम मेंबरान की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता। वो किसी भी मुल्क और इशू को बुनियाद बनाकर कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ये सवाल बेमानी हो जाता है कि ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया नामी ये तंजीम किसी मुसलमान मुल्क में कुछ नहीं कर सकती। मेजर अहमद ने तफसील से बताया। और ओडी में हमारा सामना ISIS और रॉ दोनों से होगा। दिलावर ने बीच में लुकमा दिया। फजर की नमाज़ पढ़कर वो कमरे से निकली। सफ़ेद दुपट्टा नमाज के अंदाज में लपेटा हुआ था। न जाने क्यों, पर उसका दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। वो कुछ देर लॉन में चहलकदमी करने के बाद खामोशी से चलते किचन में आई और दादी के लिए चाय बनाकर ट्रे में रखी। ट्रे उठाकर दादी के कमरे में आई, जहाँ वो हस्बे मामूल फजर की नमाज के बाद अपनी तस्बीहात पढ़ने में मसरूफ़ थी। अलीज़ा ने चाय की ट्रे उनके सामने रखी और वहीं दो जानू होकर बैठ गई। दादी जान ने रोज़मर्रा के मामूल की तरह अहमद मोहित पर हिसार खींचकर अलीज़ा पर फूंक मारी। क्या बात है अलीज़ा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चेहरा इतना उतरा सा क्यों लग रहा है? उन्होंने इसे बगौर देखते पूछा। दादी, पता नहीं, पर रात से दिल घबरा रहा है, जैसे अलीज़ा की समझ ना आया कि अपनी फीलिंग कैसे बयान करे। बेटी, ऐसे वहम नहीं पालते, बस
पढ़कर वजू करके अहमद और मोहित पर हिसार खींच दिया करो। मैं तो बरसों पहले ही अपने दोनों पोतों को अल्लाह के अमान में देकर पुरसुकून हो चुकी हूँ, उन्होंने समझाया। दादी, वो सिसकी। दादी, मुझे डर लगता है अगर कुछ हो गया। अलीज़े, उन्होंने टोका। एक शहीद की बेटी और सिपाही की मनकूहा होकर तुम्हारा दिल इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? मेरे दोनों पोते अगर इस मिट्टी का कर्ज उतारते शहीद भी हो गए तो मेरे लिए फ़ख्र का बाइस होगा। उन्होंने नम आंखों से मजबूत लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। दादी, प्लीज़ ऐसा तो मत कहें, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आप प्लीज़ ऐसा मत कहें। अलीज़े का नन्हा सा दिल लरज़ उठा था। सच्चाई को कबूल करना सीखो, अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ख़ास कामों के लिए चुनता है। अब उठो और कॉलेज जाने की तैयारी करो, उन्होंने टोका। दादी, मेरा आज दिल नहीं कर रहा कॉलेज जाने का, वो इनकारी हुई। जाओ फिर आराम करो और 2 रकात नमाज निफल पढ़कर अपने सर के ताज के लिए दुआ मांगो, देखना सब ठीक होगा। वो बताकर काम से पेशावर गया है, आज या कल तक आ जाएगा। वो दिल ही दिल में आमीन कहते हुए उठी और मर्दगी से चलती अपने कमरे में आकर बेड पर पैर लटकाकर बैठ गई। वो बार बार अपनी उंगलियां मसल रही थी। उसके ध्यान के सारे सिरे मोहित और से जुड़े हुए थे। वो मोहित से बहुत प्यार करती थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोहित उससे बहुत दूर जा रहा हो। हालांकि अभी 2 रोज़ पहले ही तो उससे मिलकर उसके पैरों में नाजुक सी पायल पहनाकर गया था। मोहित का चेहरा उसके एक एक नक्श अलीज़ा की आंखों में उतरने लगा। वो रोना नहीं चाहती थी पर उसे अपने ऊपर इख्तियार नहीं रहा। आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहना शुरू हो चुकी थी। अल्लाह मियाँ मेरे मोहित को सलामत रखना। हो तड़प तड़प कर बस एक ही दुआ मांगे जा रही थी। सुबह का सूरज तलू हो चुका था। मेजर अहमद दिलावर और कांता के साथ फाटा के नज़दीकी ऑफिस पहुंचने के लिए निकल चुका था। वहाँ से मुनासिब सवारी का इंतज़ाम करके उन्हें कोयटा छावनी पहुंचना था। सुबह के उजाले में कांता का बिना बुरके के गैर मुल्की हुलिया बहुत नुमाया था, जो किसी की भी नज़र में बासानी आ सकता था कि उन इलाकों में औरतें खाल खाल ही नजर आती थी, वो भी मुकम्मल पर्दे में। मिस कांता, आपका बुरका किधर गया? मेजर अहमद ने सवाल किया। वो तो पहाड़ियों में रिगड़ खा खा कर पूरा फट चुका है, कांता ने जवाब दिया। आपका ओलिया हमें पकड़वा सकता है। मेजर अहमद ने जीन्स और शर्ट में मजबूत सुनहरी बालों की ऊंची पोनी बनाए पैरों में जागर्स पहने हुए सीधी खड़ी कांता को नाकदाना अंदाज से देखा। अब उससे पहले वो बुरखे में छुपी हुई थी तो उसका लिबास अंदाज सब मुख्फी था, लेकिन अब आसानी बेहैसियत गैर मुल्की पहचाना जा सकता था। सर, रास्ते में बड़ा बाजार पड़ता है, वहाँ से भाजी के लिए कुछ खरीद लेते हैं, दिलावर ने मशवरा दिया। बाजार 10 से पहले नहीं खुलेगा और इतनी देर रुकने का चांस हम नहीं ले सकते, अहमद ने साफ इनकार किया। अब हम दोनों भी इस पठानी शलवार कमीज में हैं, वरना अपनी जैकेट ही बाजी को दे देनी थी। अब नस्वार वाले सुरमा खान से मिस्री हुस्न वाली हसीना तक की जम कैसे लगे किसको पता था। दिलावर ने दुखड़ा रोया। वो दोनों ही गुलाब खान और कांटे खान के गेटअप में थे। बिहेव दिलावर, बाजी है तुम्हारी, अहमद ने उसे टोका। वो बातें करते एहतियात से चारों तरफ देखते आगे बढ़ रहे थे जब कांता की नज़र एक चाय खाने के बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ी। वो तेज़ी से बिल्ली की चाल चलते आगे बढ़ी और जैसे ही चाय खाने का मालिक अंदर चला गया वो चक्कर जीप में बैठ गई। अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर वायर अलग कर रही थी ताकि गाड़ी स्टार्ट करे। वैसे सर, बाजी माशाल्लाह से बहुत पहुंची हुई चीज़ है, सवारी का इंतज़ाम कर रही हैं, दिलावर ने कांता को देखते हुए कहा। कांता गाड़ी स्टार्ट करके उन दोनों के नज़दीक लाई। कम ऑन गाइस, जल्दी करो, उसने खिड़की से मुंह निकाल कर दोनों को पुकारा। मेजर अहमद ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर कांता को खिसकने का इशारा किया और ख़ुद पोजीशन संभालकर गाड़ी को गियर में डालकर स्टार्ट किया। दिलावर, पोजीशन संभाल कर बैठना, उसने हिदायत दी। यस सर, दिलावर ने सर हिलाया और गन निकाल कर पिछली सीट पर पोजीशन लेकर बैठा। गाड़ी तेज़ी से दौड़ने लगी। अब तो हम पाकिस्तान की सरहदी हदूद में हैं, तो फिर अब किस बात का खतरा? कांता ने संजीदगी से गाड़ी चलाते हुए अहमद को देखा। मिस कांता, ये इलाका गैर कहलाता है, यहाँ उनके कई साथी कई रूप में मौजूद हैं और सुरमा खान को अब तक अपने साथियों की मौत का पता चल चुका होगा। हमारे हुलिये तक नशर हो चुके होंगे। किसी भी लम्हे किसी भी छत या गाड़ी से हम पर वार हो सकता है, उसने वजाहत दी। कांता ने इस बात में सिर हिलाया और खुद भी गन निकाल कर चौकन्ना होकर साइड मिरर पर निगाह जमा कर बैठ गई। गाड़ी तेज़ी से पहाड़ियों को काट कर बनाई हुई सड़कों पर दौड़ रही थी जब उनका बैक टायर हिट हुआ। शिट, हम स्पॉट हो गए, दिलावर टेक पोजीशन। मेजर अहमद ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल किया ताकि एक गोली शीशे पर आकर लगी। गाड़ी डगमगाकर ढलान की सीमत लड़ती हुई नीचे गिरी। बोथ ऑफ यू जंप नाउ, मेजर अहमद चिल्लाए। दिलावर पहले ही दरवाज़ा खोलकर कूद चुका था। अहमद ने तेज़ी से हवास भागता कांता की कलाई मजबूती से थामी और बाहर कूद गया। वो दोनों रोड पर रिगड़ खाते हुए आगे जाकर गिरे। सामने ही 4 आदमी सरों पर शीशे की बनी टोपियां पहने बंदूक के हाथ में लिए खड़े थे। अपना बंदूक फेंककर हाथ सर पर रखो, एक आदमी चिल्लाया। अहमद और दिलावर दोनों ने अपनी हाथ में थामी गनें ज़मीन पर फेंक दी।
वाह, अब तुम लोग लड़की लेकर घूमने लगे हो। उसने कांता को खबासे से देखा और फिर मुड़ा। ये वही है जिन्होंने रात हमारे साथियों को मारा था? आगे बढ़कर मेजर अहमद के नज़दीक आया। मेजर अहमद, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम हमें क्या समझते हो? हमारे आदमियों को मारोगे, हम चुप रहेंगे? आखिर जब तक तुम फौजी हमारे मजलूम आदमियों को, लोगों को बिलाजवाब जान से मारता रहेगा। वो दिन दहाड़े झूठ बोल रहा था। हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी, बल्कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हम बहुत जल्द पाकिस्तान को तोड़ कर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। वो बोलते बोलते रुका और कांता के पास आया, जिसके हुस्न की झलक उसकी नीयत खराब कर चुकी थी। ये चारों तालिबान के तरबियत याफ्ता कमांडो थे, उनके अंदाज से पता चल रहा था। मैं इस लड़की को अड्डे पर लेकर जा रहा हूँ, तुम इन दोनों को ठिकाने लगाकर पहुंचो और इनके सर उड़ाने की वीडियो जरूर बनाना। उसने एक झटके से कांता का हाथ अहमद की गिरफ्त से छुड़ाया और उसे घसीटते अपनी जीप की तरफ ले जाने लगा। कांता उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन वो लहीम शहीम आदमी जिस पर कांता के किसी वार का असर नहीं हो रहा था। दिलावर, मेजर अहमद ने उसे आंख से इशारा किया और वो दोनों जैसे वो लोग उन्हें बांधने उनके नज़दीक आए, उन पर टूट पड़े। एक लम्हा पांसा पलटने में लगा। अहमद ने फायर खोल दिया। रुक जाओ वरना ये लड़की। इस लहीम शहीम आदमी ने तेजी से कांता को अपने आगे करके उस पर सर पर गन रखी। मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद ने सर्द लहजे में बोलते उस आदमी और कांता दोनों को हैरान कर दिया। अपने कदम रोक लो मेजर, वरना। उसने ट्रैकर पर दबाव बढ़ाया, लेकिन जैसे एक बिजली सी कौंधी थी और फायर हवा में उभा। अब वो आदमी बुरी तरह से अहमद से गुत्थम गुत्था था। दिलावर ने पास पड़ी गन उठाकर उसका निशाना लेना चाहा। नो दिलावर, इसको जिंदा पकड़ना है। मेजर अहमद ने चिल्लाकर उसे रोका। कांता हैरत से अहमद को अपने से दुगना साइज के आदमी से लड़ते हुए देख रही थी। अहमद तवातर से उस पर वार कर रहा था। बिलाशुबा एक बेहतरीन फाइटर था। कांता की आंखों में उसके लिए तहसीन उतर आई। मेजर अहमद उस आदमी पर काबू पा चुका था। अब उसे उसी की जेब में रस्सी से बांध कर डाल दिया। सर, कहाँ चल रहा है? दिलावर ने फ्रंट सीट संभाली। अहमद ने कांता को आगे बैठने का इशारा किया और कुछ चुप लगाकर पिछली सीट पर बेहोश आदमी के ऊपर पैर रखकर बैठ गया। अपने अड्डे पर चलो, उसने जवाब दिया। ओके। दिलावर ने गाड़ी का रुख मोड़ा। क्या हम कोयटा नहीं जा रहे? कांता ने सवाल किया। अभी नहीं, मेजर अहमद ने दो लफ्ज़ी जवाब दिया। क्यों? अभी भी उन लोगों के कई स्लीपिंग सेल इधर मौजूद हैं और जो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। ज़रा इसका मुंह खुलवा लें, फिर सोचेंगे। आखिर ये लोग कौन हैं? आपका मुल्क हर वक्त इनका निशाना क्यों बनता है? ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के बाद तो इस सबको ख़त्म हो जाना चाहिए था। कांता ने सवाल किया, जिससे जाहिर थे वो अपना होमवर्क पूरा करके इधर आई थी। मिस कांता, दहशतगर्दी जिस्म पर निकला कोई फोड़ा नहीं जिसे हम काट कर जख्म पर मरहम रखकर ये मसला हल कर लेंगे। ये खून की बीमारी है और ये खून हमारे पूरे जिस्म में फैला हुआ है। दहशतगर्दी एक सोच है और ये सोच इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है और ये सोच किसी खास खित्ते, फ़िरके या तबके फ़िक्र के साथ नहीं रहती। मुल्क के तमाम तबके इस सोच के हिसार में हैं। ये लोग तालिबान हैं। ये लोग वो भी हैं जो शनाख्ती कार्ड चेक करके शिया को कत्ल कर देते हैं या सुन्नियों को मस्जिद को उड़ा देते हैं। इस सोच में मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने की ख्वाहिशमंद नौजवान भी शामिल हैं। इसमें बलोच लिबरेशन के लोग भी शामिल हैं, सिंधु देश के लोग भी शामिल हैं और वो लोग भी जो कराची को सिंध से अलग करना चाहते हैं और वो भी जो अपनी सोच को शरीयत और दूसरों की नमाजों को कुफर करार देते हैं और वो भी जिनकी नज़र में हर दाढ़ी वाला, हर शलवार कमीज़ और हर पगड़ी वाला दहशतगर्द है और वो भी जो हर जीन्स, हर शर्ट, हर क्लीन शेव को काबिल गर्दन जनी समझते हैं। इन सबको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये किसी भी वक्त एक्टिव हो जाएं, किसी को कुछ नहीं पता। मेजर अहमद ने तासुब से जवाब दिया। ठीक कहा सर, और उसकी बुनियादी वजह शिद्दत पसंदी है, जिसे बाकायदा ये रॉ और ISIS वाले उन लोगों की ट्रेनिंग देकर माइंड डिस्टर्ब करके मारते हैं। उनका नाम नहाद लीडर्स का काम ही ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें स्लीपिंग सेल बनाना है। ये सेल किस वक्त एक्टिव हो जाए हम में से कोई शख्स नहीं जानता। दहशतगर्दी के हज़ारों वजूहात हो सकती हैं, मगर इसकी अलामत सिर्फ एक होती है। वो अलामत है शिद्दत पसंदी। हम जब शिद्दत पसंद हो जाते हैं, हम जब खुद को ठीक और दूसरों को गलत समझने लगते हैं, हम जब खुद को मुस्लिम और दूसरों को जालिम समझने लगते हैं और हम जब खुद को मोमिन और दूसरों को काफिर समझने लगते हैं, तो उस वक्त हम दहशतगर्दी के दाने पर पहुंच जाते हैं। दिलावर ने भी अफसोस किया। और इससे मासूम जहनों को बर्बाद करवाया जाता है। यंग जनरेशन उनका टारगेट होती है। अभी कुछ साल पहले ही की बात है कि दुनिया भर से कई तालिब इल्म, जिनमें लड़कियां भी शामिल थी, अपनी यूनिवर्सिटियों को छोड़कर दाइश चले गए। किसी को भी बिना बताए बस एक लेटर छोड़कर इन सब स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया से टारगेट किया गया। सारे एक से बढ़कर एक से हीन IQ वाले। कांता ने एग्री किया।
और कुछ देर बाद वो लोग दिलावर के खुफिया अड्डे पर पहुंच चुके थे। मेजर अहमद उस आदमी को उठाकर अंदर ले गया और दिलावर कैप्टन हमीद से रब्ता करने के लिए फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। रात गेस्ट हाउस में गुजारकर सुबह 8 बजे फ्रेश वर्दी में मलबूस मेजर अहमद कर्नल जहांगीर के ऑफिस पहुंच चुका था। गुड मॉर्निंग सर, उसने अंदर आकर सैल्यूट किया। बैठो। कर्नल जहांगीर ने उसे बैठने का इशारा किया। यस सर, वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। अब उन्हें अपनी रिपोर्ट दे रहा था। मेजर, तुम इन टेररिस्ट को जिंदा पकड़ कर भी तो ला सकते थे, मगर तुम किसी वहम पर जाओ और खून खराबा ना हो, यह तो मुमकिन ही नहीं। कर्नल जहांगीर ने उसे घूरा। वेल सर, सिचुएशन ही ऐसी थी कि तुम्हें पता है, अगर तुम उनको जिंदा पकड़ के लाते तो हम उनका मुंह खुलाकर कितनी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते थे। कर्नल जहांगीर ने उसकी बात काटी। सर, उनका पूरा डाटा, उनके स्लीपिंग सेल सब आपके लिए इस डिवाइस में रेडी है। इस सब के पीछे रॉ है। अहमद ने यूएसपी उनकी तरफ बढ़ाई। आप जानते हैं सर कि वो लोग सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं। अगर हम उनके साथियों को जिंदा पकड़ लाते तो ज़रूर उनको छुड़ाने के लिए हमारे एरिया में आकर अटैक करते। मेजर, अटैक तो अब भी होगा, आखिर तुम लोगों ने उनके इलाके में घुसकर उन्हें मारा है। वो चारों मेज के गेट कुर्सी रखे बैठे हुए थे जब कांदा ने मेजर अहमद को मुखातिब किया। आप मुझे इधर क्यों लाए? हमें तो और ही जाना था। वो सेफ हाउस में आकर उलझी हुई थी। सुबह से मेजर अहमद गायब थे और अब लंच के वक्त आया था तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मिस कांता, अहमद ने उसे मुखातिब किया। प्लीज़ कॉल मी कांता, जैसे आप अपने साथियों को नाम से बुलाते हैं। उसने दिलावर और कैप्टन हमीद की तरफ इशारा किया। आप साथी नहीं हैं बाजी, वरना कहने को तो आपको मैं भाभी। शट अप दिलावर, अहमद ने उसकी बात काटी। कांता, ओके। अहमद ने उसकी नीली आंखों में झाँका। उसने सर हिलाया। आपकी गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प मांग ली है, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, उसने तसल्ली दी। लेकिन कोई प्लान तो होगा, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, कांता ने सवाल किया। आप अभी आराम करें, कल शाम तक आपको प्लान बता दूंगा, अहमद ने संजीदगी से कहा। कांता ने एक नज़र उन तीनों को देखा और उठकर अंदर बेडरूम में चली गई। वो समझ गई थी कि अहमद उसे अभी कुछ नहीं बताने वाला। सर, आपने बाजी का दिल तोड़ दिया। जब हम आज रात अटैक कर रहे हैं तो क्या बाजी साथ नहीं होगी? कैप्टन हमीद ने दाढ़ी में हाथ फेरते हुए सवाल किया। नहीं, ये पूरा मिशन मार्खोर पूरा करेगा। और वैसे भी जो टीम लीडर इस मिशन के लिए आ रहा है वो कभी भी गैर मुल्की एजेंट को और उस लड़की को हरगिज़ साथ शामिल करना पसंद नहीं करेगा, मेजर अहमद ने जवाब दिया। टीम लीडर? दिलावर ने सवालिया अंदाज में अबरूज खाई। यस, टीम लीडर। आज ही वजीरिस्तान से वापस आकर शाम तक हमें ज्वाइन कर लेंगे। और ज़रा ख्याल से, बंदा बहुत उखड़ मजाज और गर्ल्स एलर्जिक है। उसके सामने तुम दोनों ही बाजी मत करना, अहमद ने वार्न किया। गर्ल्स एलर्जिक प्लस उखड़ मजाज प्लस ISI और गॉड मेजर जवार सुपर एजेंट के साथ हम ये मिशन करेंगे? दिलावर जोश से बोला। मज़ा आएगा। कैप्टन हमीद कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। तेज़ रफ्तार फौजी जीप कंपाउंड में आकर रुकी। एक दराज कद वर्जिशी जिसामत का हामिल, उम्र तकरीबन 23 साल, मर्दाना वजाहत से भरपूर कमांडो ड्रेस कोड में मलबूस जवान बाहर निकला। वो आज ही वापस आया था। उसका इरादा लंबी छुट्टी पर अपने डैड रिटायर्ड ब्रिगेडियर इफ्तिखार के पास जाने का था, जो इन दिनों बैरून मुल्क रिहाइश पजीर थे। जब कर्नल जहांगीर ने उसे कॉन्टैक्ट किया और फ़ौरन रिपोर्ट करने का हुक्म किया। गुड इवनिंग सर, उसने अंदर आकर सल्यूट किया। वेलकम टाइगर, उन्होंने पुरजोश अंदाज में उठकर इसे गले लगाया। टाइगर, एक मिशन है, उसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने तफसीलात बताना शुरू कर दी। मेज़ पर नक्शा फैला हुआ था जिसके बीच में सुर्ख मार्कर से ओरी के एक मकाम को सर्कल किया हुआ था। मेजर जवार उस ऑपरेशन को अहमद, दिलावर और हमीद के साथ लीड कर रहे थे। तुर्क हुकूमत पाकिस्तान से अब्दुल फातेह को छुड़ाने में मदद के लिए दरख्वास्त कर चुकी थी। ये कैंप हमारा मेन टारगेट है। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तुर्क लीडर अब्दुल फातेह को अगवा करके यहाँ रखा गया है। इस कैंप का कमांडर ये कर्शन है, जो रॉ का एजेंट है और इस वक्त कैंप में मौजूद है। हमें अब्दुल फातेह को जिंदा वापस लाना है और दुश्मन के इस कैंप को जहाँ अगवा कुनंदगान को रखा जाता है तबाह करके आएंगे। मेजर जवान ने प्लान बताकर सबको देखा। जेंटलमैन, आप तैयार हैं? उसने सवाल किया। यस सर, सब बुलंद आवाज़ में बोले। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था जब आसमान के बुलंदे पर मौजूद जहाज से 4 पैराशूटर्स इस जंगल में उतरे। अपने अपने पैराशूट जिस्म से अलग करके उन्होंने अपनी गन्स हाथ में लिए। अब वो एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे काले नकाब से ढके हुए थे, सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी। अलर्ट टीम, दुश्मन कैंप नज़दीक आ रहा है। हमें बहुत एहतियात से अंदर घुसकर अपने टारगेट को छुड़ाना है। मेजर जवार ने दरख्तों के झुंड के पास रुककर नाइट विजन दूरबीन से आंख से लगाई। जहाँ झुंड के अंदर दरख्तों में गिरा लकड़ी का बना बड़ा सा झोंपड़ा नुमा मकान नजर आ रहा था, जिसके चारों तरफ अलागाई लिबास में मलबूस गने उठाए चौकन्ने टेररिस्ट पहरा दे रहे थे। दिलावर, हमीद, तुम दोनों राइट साइड से अटैक करके दुश्मन को अपनी तरफ मुतवज्जो करो और मेजर अहमद, तुम मुझको कवर करो। मेजर जवार ने उन्हें हिदायत दी। दिलावर और हमीद आहिस्ती से दाएं जानी बढ़ना शुरू हो गए। कैंप के नज़दीक पहुंचकर कैप्टन हमीद ने ज़मीन से एक बड़ा सा पत्थर चुनकर उठाया और दिलावर को इशारा करते हुए पत्थर ज़ोर से फेंका।
पत्थर जाकर लकड़ी के तख्ते पर लगा। एक आवाज़ सी पैदा हुई और दूसरे पहरेदार उस आवाज़ को सुनकर उससे मत आए। यार इधर कोई नहीं है, तुझे वहम हुआ होगा, एक पहरेदार दूसरे को टोका जो चारों जानिब घूर घूर कर देख रहा था। इससे पहले वो दोनों पलटकर वापस जाते तख्ते के नीचे छुपे दिलावर और हमीद ने जंप लगाकर उन दोनों को गले से पकड़ लिया और उनके मुंह पर हाथ रखते तेज धार चाकू उनकी सड़क पर फेंककर उनका बेजान लाशा नीचे फेंक दिया। अब कैंप का राइट हिस्सा आराम से कवर कर सकते थे। पोजीशन लेकर उन्होंने अपना निशाना सेट किया। अंधेरे में उन दोनों की आंखें चमक रही थी। अब खुलकर दुश्मन को जिक पहुंचानी थी। मेजर सवार और अहमद दोनों सिग्नल का वेट कर रहे थे जब फायर की आवाज़ गूंजी और सब भागते हुए दाएं जानिब जाते नजर आए। सर हमने राइट साइड एरिया को पूरी तरह से सिक्योर कर लिया है। दिलावर की आवाज़ ट्रांसमीटर में उभरी। सवार अहमद के साथ उस मकान में घुस चुका था। फायरिंग शुरू हो चुकी थी। वक्त कम था, उन्हें यहाँ दुश्मन की मजीद कमक पहुँचने से पहले निकलना था। वो दोनों कमर से कमर लगाए तेज़ी से फायरिंग करते हुए दुश्मन को कोई भी मौका दिए बगैर मार चुके थे। अब एक एक कमरा चेक कर रहे थे। उन्हें भारी मिकदार में बम हैंडगन्स मिले। इस पूरे कैंप में मौजूद 15 अफराद मारे गए थे। दिलावर और हमीद चौकन्ना अंदाज में कैंप के दोनों तरफ पहरा दे रहे थे और अंदर जवाहर और अहमद मकान की एक एक दीवार को चेक कर रहे थे। उनके इत्तला के मुताबिक अब्दुल फातिह को यहीं रखा गया था। वो दोनों ही पूरे मकान का जायजा ले रहे थे जब मेजर जवाहर की नज़र फर्श पर बिछे ईरानी कालीन पर पड़ी। अमूमन कालीन कमरे के वस्त में बिछाए जाते हैं, लेकिन दाहिनी तरफ एक कोने पर बिछा हुआ था। अहमद कम। जवाहर ने आहिस्ती से कालीन के नज़दीक पहुंचकर अपनी गन की नोक से कालीन को उठाया तो नीचे लकड़ी का फर्श था। पूरा फर्श सीमेंट का है सिवाय इसके। अहमद ने हाथ फेरकर खोखलापन महसूस किया। मेजर अहमद हमें बिना आवाज़ किए खामोशी से ये तख्ता उखाड़ना होगा। जवाहर गन जमीन पर रखकर घुटनों के बल बैठ गया। थोड़ी सी मेहनत के बाद तख्ता जड़ से उखड़ चुका था और नीचे बोसीदा सी सीढ़ियाँ नजर आईं। अहमद ने जेब से टॉर्च निकालकर अंदर रोशनी डाली। ये यकीनन कोई सुरंग है। मेजर अहमद ने जवाहर को मुखातिब किया। हो सकता है हमें अंदर उतरकर चेक करना पड़ेगा। जवाहर पुरसोच अंदाज में बोला। कैप्टन हमीद और दिलावर बाहर सब क्लियर है तो अंदर आओ। ओवर। मेजर अहमद ने आहिस्ती से उन दोनों से कांटेक्ट किया। यस सर। उन दोनों के अंदर आते ही अहमद और जवाहर भी सीधे खड़े हो गए। वो चारों इस सुरंग के ऊपर खड़े हुए थे। दिलावर और हमीद तुम दोनों इधर पहरा दो और मेरे सिग्नल का वेट करो, और अहमद तुम मेरे साथ आओ। जवाहर हथियार से कदम जमाते हुए सीढ़ियाँ उतर रहा था। अंदर घुप अंधेरा था और ये एक सीलंजदा सुरंग नुमा तहखाना था। वो दोनों फूंक फूंक कर कदम रखते आगे बढ़ रहे थे जब मेजर जवाहर के हसास कानों में किसी के तेजी से कदम पीछे सिरकने की आवाज़ आई। वो फौरन मेजर अहमद को रोकने का इशारा करके दीवार से टिक लगाकर दम साधे खड़ा हो गया। कोई था जो उन्हें देख रहा था। चंद लम्हों बाद उसने अपनी जेब से छोटा सा बालनुमा आला निकाला और आगे सुरंग में लड़खड़ा दिया। उस बाल के फर्श से टकराने की आवाज़ सुनते ही फायरिंग शुरू हो गई। यानी कुछ दहशतगर्द अंदर छुपे बैठे थे। अहमद और जवाहर ने आगे बढ़कर फायरिंग करते हुए उन्हें टारगेट करना शुरू किया। तहखाने से आती फायरिंग की आवाज़ सुनकर दिलावर और हमीद ने भी नीचे छलांग लगा दी। अब दिलावर रोल करता आगे बढ़ रहा था। वो जैसे ही अपनी जेब से लाइट बम निकालता फौरी चिरागा होते ही जवाहर और अहमद अपनी गनों से उन छुपे हुए कुत्तों से बदतर दहशतगर्दों को गोलियों से छलनी करते आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में पूरी सुरंग में सन्नाटा छा गया। दिलावर तुम बाएं बाजू चेक करो, हमीद बैकअप करो, मेजर जवाहर ने हिदायत दी। तभी सामने मलजी सी रोशनी फैली। उन्हें फर्श पर एक आदमी ऊंधे मुंह पड़ा नजर आया, जिसके हाथ पैर रस्सियों में बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंस कर टेप लगाया हुआ था। सर एवरीथिंग ओके? अहमद ने आगे बढ़कर जवाहर से सवाल किया, जो झुककर उस आदमी को सीधा कर रहा था। यस ऑल इन कंट्रोल, टारगेट मिल गया है, जवाहर ने संजीदगी से जवाब दिया। तभी किसी के दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अहमद हरी, अब तुम टारगेट को लेकर यहाँ से बाहर निकलो, मैं देखता हूँ। अहमद और दिलावर इस बेहोश बंधे हुए आदमी को उठाकर तेजी से बाहर निकल गए। मेजर जवाहर कैप्टन हमीद के साथ उस आदमी का ताक़ुब कर रहा था, जो यकीनन इस कैंप का कमांडर इंचार्ज था। कुछ दूर चलकर जवाहर ने हाथ के इशारे से कैप्टन हमीद को रोका। उस आदमी का टांग का निशाना लेकर फायर किया। उसके गिरते ही दोनों उसके नज़दीक पहुंचे और उसकी गन पैर से ठोकर मारकर दूर फेंक दी। रॉ के एजेंट क्रिश्चियन की हालत पाक फौज के कमांडर को देखकर ख़राब हुई। पहली बार इस तरह इन्हीं के इलाके में घुसकर उन्हें मारा जा रहा था। देखो मुझे छोड़ दो, ये हमारी ज़मीन है, अगर तुम मुझे मारोगे तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे, उसने धमकाने की कोशिश की। मेजर जवाहर ने गिड़गिड़ाते हुए क्रिश्चियन को आराम से देखा, फिर शूट करके वापसी के लिए पलटा। सर, कैप्टन हमीद ने कहना चाहा कि इसे जिंदा पकड़ लेना चाहिए, कर्नल जहांगीर का हुक्म था। जवाहर उसके पास आकर रुका। कैप्टन, पागल कुत्तों को मार देना ही बेहतर होता है। वो चारों उस कैंप से तुर्क लीडर अब्दुल फातिह को लेकर बाहर निकल आए थे। जंजीरों में जकड़ा हुआ मोहित लहू लहान था। उसकी कमर की खाल उधड़ चुकी थी, आंखें काली हो चुकी थी जब मुल्ला अंदर दाखिल हुआ।
इसने जुबान खोली कि नहीं? उसने दिलचस्पी से मोहित के लहूलुहान वजूद को देखा। बहुत ढीठ जाने, कुछ बोलता ही नहीं है, एक आदमी ने जवाब दिया। इसके घर की तलाशी के लिए टीम भेजो, चप्पे चप्पे की तलाशी करवाओ, कुछ तो मिलेगा, उसने हुक्म दिया। अब्दुल फातेह को रातों रात खामोशी से पाक फिजाइये की तैयारी ने काहिरा पहुंचा दिया। मिशन मुकम्मल हो चुका था। मेजर जवान अपनी लंबी छुट्टी पर अगली फ्लाइट से बैरून मुल्क रवाना हो रहा था। अहमद, कैप्टन हमीद और दिलावर सब काम निपटाकर दिन के 12 बजे सेफ हाउस पहुंचे। दिलावर और कैप्टन हमीद को अब बहुत जल्द किसी नई मिशन पर रवाना होना था। कुछ दिन वो दोनों मेजर अहमद के साथ गुजारना चाहते थे। आप लोग रात भर किधर गए थे? किचन से काफ़ी का मग हाथ में लिए कांता ने उन तीनों को घूरते सवाल किया। उफ, बाजी को तो हम भूल गए। दिलावर ने सर पर हाथ मारा। मिस्टर अहमद, आपने तो मुझे आज ओड़ी लेकर जाना था, उसने अहमद से सवाल किया। दिलावर, हमीद, नाश्ते का बंदोबस्त करो, और मिस कांता, आपका काम हो चुका है। जानती हूँ, कांता ने उसकी बात काटी। जब सब जानती हैं तो फिर इस तरह का सवाल क्यों कर रही हैं? मेजर अहमद ने उसे घूरा। बाजी, आप क्या जानती हैं, हमें भी बताएं। किचन तक जाता दिलावर पलट गया। मैं भी एक एजेंट हूँ, आप ही क्यों भूल जाते हैं? कांता ने ब्लैक टी शर्ट में मलबूस लंबे चौड़े अहमद को घूरा। ये मिशन हमें ISI ने असाइन किया और आप हम में से नहीं हैं। अब आप तैयारी करें, शाम तक आपकी वापसी का अरेंज कर दिया जाएगा। अहमद ने उखड़ अंदाज में जवाब दिया और सीधा अंदर किचन में चला गया। दिलावर और हमीद भी वहीं चले गए। शावर लेकर फ्रेश होने के बाद वो सोने के लिए लेट गया। आंखें बंद करते ही कांता की गहरी नीली आंखें उसकी बंद आंखों में उतर आईं। हमें ऐसे पड़ाव की इजाज़त नहीं होती मिस कांता, वो बुड़बुड़ाया। अभी उसकी आंख लगी बमुश्किल 1 घंटा हुआ था कि उसका पर्सनल सेलफोन लगातार तवातर से बजने लगा। इस नंबर पर घर वाले उससे कोई बहुत ही अहम बात या इमरजेंसी हो तो डिस्टर्ब करते हैं। उसने तेज़ी से फ़ोन उठाकर कान से लगाया। दादी की कॉल पे कॉल आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम दादी, उसने फ़ोन उठाया। वालेकुम सलाम अहमद, उनकी ठहरी हुई आवाज़ उभरी। दादी, सब खैरियत तो है? उसने पूछा। अहमद, कुछ भी ठीक नहीं है। मोहित 3 दिन से गायब है। पेशावर किसी मुजरिम को लेकर गया था और अब ये पुलिस वाले कहते हैं वो गायब हो गया। कल रात तुम्हारे घर पर भी 4 आदमियों ने हमला किया है। चौकीदार मारा गया है। पूरा घर इस वक्त सील है बच्चे। वो बोलते बोलते रुकी, जैसे अपने आंसू पी रही हो। अहमद दांत पीछे उनकी बात सुन रहा था। अहमद, इन बुरी हड्डियों में मज़ीद कोई खबर सहने की हिम्मत नहीं है। तुम छुट्टी लेकर आओ और मेरे मोहित को ढूंढ लाओ। उन्होंने बात मुकम्मल की। अहमद ने बिना एक लफ्ज़ किए फ़ोन बंद कर दिया। उसके वजीहा चेहरे पर बला की सख्ती छाई हुई थी। अपना सामान बैग में डालकर जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आया, जहाँ सामने कांता, हमीद और दिलावर बैठे बातें कर रहे थे। इज़ एवरीथिंग ओके? कैप्टन हमीद उसके चेहरे के तासुरात देखकर चौंक गया। मुझे फ़ौरन कराची जाना होगा। तुम दोनों कांता को एयरपोर्ट छोड़ देना। कर्नल जहांगीर को मैं खुद कॉल करूँगा। वो ने हिदायत देता आगे बढ़ गया। अहमद, आखिर हुआ क्या है? दिलावर उठकर उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखकर संजीदगी से पूछा। मेरे घर पर अटैक हुआ है और मोहित मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया गया है। उसकी आंखें सबसे सुर्ख हो चुकी थी। टेररिस्ट अटैक? हमीद ने, जो उठकर उसके नज़दीक आ चुका था, संजीदगी से पूछा। यस, संजीदगी से जवाब देकर अपना बैग उठाकर वो बाहर निकल गया। मोहित, वो रोते हुए उसे पुकार रही थी। मोहित, प्लीज़ आ जाए। वो अपना इख्तियार खो बैठी थी। उस पर जान छिड़कने वाला उसका महरम, सब कुछ गायब था। सब कह रहे थे शायद वो, लेकिन उसे अपनी दुआओं पर, अपने रब की रहमत पर भरोसा था। वो हिम्मत करके वज़ू करने के लिए उठ गई। मेजर अहमद चिनार टर्मिनल कराची एयरपोर्ट पर लैंड करते तेज़ी से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। शाम ढलने को थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो टैक्सी से उतरकर ड्राइवर को पैसे देकर अपना ब्रीफकेस साइज जितना बैग उठाकर मेन गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने लॉन में कुर्सियाँ उल्टी पड़ी थी। पुलिस की पीली पट्टी ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। आगे फर्श पर चाक से डेड बॉडी मार्किंग हुई थी, जो यकीनन चौकीदार की लाश का खाका था। वो गौर देखते हुए आगे बढ़ा। अंदर जाने वाले दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। उसका सुराख और धुएं का निशान बता रहा था कि उसे गन से फायर करके तोड़ा गया है। वो दरवाजे को धकेलते अंदर दाखिल हुआ और दीवार पर नस्ब स्विच पर हाथ मारकर लाइट ऑन की। पूरा लाउंज उल्टा पड़ा था। सोफे की गद्दियाँ तक फटी हुई थी। वो लब भींच कर एक एक कमरे को चेक कर रहा था। घर की हालत वाक़िया बता रही थी कि उन लोगों को किसी खास चीज़ की तलाश थी, जिसके लिए बेड, दीवार, फर्नीचर किसी चीज़ को नहीं बख्शा। उसे अच्छी तरह याद था कि मोहित ने अगर कुछ सबूत या कुछ छुपाया भी है तो किधर छुपाया होगा। वो खामोशी से चलता अपने कमरे में आया। उसका भी हाल बुरा हुआ पड़ा था। वो नकददाना अंदाज में कमरे का जायजा लेते दीवार पर लगी अपनी सोर्ड ऑफ ऑनर के पास आया। ये तलवार हमेशा से उससे और मोहित दोनों को बहुत अजीज रही थी। इतनी खुशी तो उसे पास आउट पर सोर्ड ऑफ ऑनर से की नहीं हुई जितना मोहित खुश हुआ था। उसने तलवार दीवार पर से उठाई, हमेशा की तरह केस से बाहर निकाली। अंदर उसके अंदाजे के मुताबिक 2 USB मौजूद थी। उसने USB निकालकर हाथ में ली। घर की हर उल्टी पड़ी थी। कंप्यूटर, लैपटॉप सब टूटा हुआ था। उसने बाहर निकलकर लिविंग रूम में उल्टी पड़ी मेज़ और सोफा सेट सब सीधा किया। USB मेज़ पर रखकर बाहर निकला। दरवाज़ा लॉक किया, खिड़कियाँ बंद की, अपने ब्रीफकेस नुमा बैग से छोटा सा टैबलेट नुमा लैपटॉप निकाला। उसने एक USB उसमें लगाकर डाउनलोड करना शुरू की। कराची बम धमाका
अमाम बारगाह पर बम धमाके, पेशावर हाई कोर्ट, इन सब की मुकम्मल तफसीलात, मुजरिमों के बयान, उनकी तस्वीर एक एक तफसील स्क्रीन पर उभर रही थी। सारे सबूत इस कदर महारत से हासिल किए गए और सेव किए गए थे कि उसके दिल में बेसाख्ता मोहित के लिए स्थायी उतर आई। वो वाकई अपने काम में माहिर था, अपनी वर्दी का मायने जानता था। अहमद भाई यकसुई के साथ एक एक डिटेल देख रहा था। यूएसबी के ख़त्म होते ही उसने दूसरी डिवाइस अटैच की। ये एक छोटी सी वीडियो थी। थका हारा मोहित स्याह जीन्स पर हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहने, माथे पर बिखरे बाल, उसके कमरे में कैमरा सामने रखकर स्टडी टेबल पर बैठा होता। उसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे कई रातों से सोया ना हो। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, अब ये मेरा मिशन आपको मुकम्मल करना है। हमारे मुल्क की जड़ें काटी जा रही हैं, इसे 3 टुकड़े करने की साजिश अपने अरूज पर है। हमारे पख्तून भाइयों को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें हम जिन्स परस्ती में मुलव्वस कर रहे हैं, नशे की लत लगाकर गुमराही के गड्ढे में गिराया जा रहा है कि वो कुछ सोचने समझने के काबिल ना रहे। उन्हें फ़ौज के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ये शीशों की टोपियाँ पहनने वाले सरहद पार के इशारे पर नाच रहे हैं। अफसोस हमारे अंदर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट में कई काली भीड़ें मौजूद हैं। हर जगह करप्शन ही करप्शन। ये काली भीड़ें हम वतन परस्त दयानतदार सिपाहियों को आगे चलने नहीं देती। और आज मैं आपको एक मुहब्बे वतन ISI एजेंट को हल्फी अभियान में इन्फॉर्म करता हूँ कि कमिश्नर पुलिस के कनेक्शन राह और मोसाद से हैं। उसने मेरी पूरी प्लानिंग दुश्मन को बता दी थी। ये दुश्मन के हाथों बिक चुका है, इसीलिए सारे सबूत और शायद मैं आपको इधर छोड़ रहा हूँ। अगर मैं गायब हो जाऊँ तो मेरा मिशन नामुकम्मल ना रहे। पिक्चर गायब हो चुकी थी। मेजर अहमद के चेहरे के अजलात तन गए। अब उसका अगला टारगेट कमिश्नर था। क्या ख्याल है अहमद, सर को अपने पहुंचने की इत्तला कर दें? कैप्टन हमीद ने जेब से फ़ोन निकालकर दिलावर से पूछा। दिलावर ने इस बात में सिर हिलाया और खुद टैक्सी हायर करने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। फ़ोन मिलते ही कैप्टन हमीद ने पुरजोश अंदाज में सलाम करते टैक्सी में बैठ गया। वालेकुम सलाम। मेजर अहमद ने संजीदा आवाज़ उभरी। सर, हम कुछ देर में आपके घर पहुंच रहे हैं। हमें तो उसके लहजे की गैर मामूली संजीदगी भाप गया। गुड, मुझे भी तुम लोगों की ज़रूरत है। मेजर अहमद ने जवाब देकर फ़ोन बंद कर दिया। सड़क पर गाड़ी तेज़ रफ्तारी से रवाना थी। वो दोनों खामोशी से अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। नीले रंग में स्याही मिलकर माहौल में तारीकी फैला रही थी। इक्का दुक्का तारे भी चमकने लगे थे। मेजर अहमद की रिहाइश गाह से एक गली दूर उन्होंने टैक्सी रुकवाई और बिल अदा करके अपने अपने सेफ्टी बैग कंधे पर डालकर वॉक करते घर की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खुला हुआ था। कैप्टन हमीद ने अंदर दाखिल होकर लोहे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई। आहते में हुई अफरा तफरी, पुलिस की पट्टी, सब एक तायराना नज़र डालते वो दोनों आगे बढ़े। जहाँ सीढ़ियों पर मेजर अहमद खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। वो तीनों चाय पीते एक दूसरे को देख रहे थे जब अहमद ने अपना मग मेज़ पर रखा। हमें आज रात 2 से 3 बजे के दरमियान कमिश्नर को उठाना है। यकीनन उसकी रेजिडेंसी में सिक्योरिटी और CCTV कैमरा होगा। अहमद ने रुककर उन दोनों को देखा। वो तो होगा, लेकिन कैमरा डिसेबल कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। कैप्टन हमीद ने संजीदगी से कहा। नहीं, हम किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अहमद ने इनकार किया। तो फिर हम अपने अंदाज में काम करेंगे। बी रेडी। ठीक 4 घंटे बाद हमें निकलना है। अहमद ने पास रखे बैग से स्याह ग्लव्स और निकाब निकालकर मेज़ पर रखे। 2 मंजिला पुरतहिश रिहाइशगाह अंधेरे में डूबी हुई थी। बस बाहर 2 स्ट्रीट लैंप जल रहे थे। 4 सिपाही वर्दी में मलूस पहरा दे रहे थे जब एक काली वैगन हमारे से कुछ दूर आकर रुकी। उसमें से 3 स्याह नकाबपोश लंबे जवान उतरे। सर से पैर तक वो स्याह पोश अफराद का एक बाल भी नजर नहीं आ रहा था। इमारत के करीब आते ही वो चारों जानिब फैल गए। एक ने बड़े आराम से अपनी जेब से एक बॉल निकाली और अंदर फेंक दी। इमारत के चारों जानिब से उन तीनों ने बेहोश करने वाली गैस अंदर दाखिल कर दी थी। अब वो अपनी अपनी जगह खड़े सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद फिजा में उल्लू के बोलने की आवाज़ सुनाई दी तो वो दोनों आराम से दीवार पर हाथ रखकर फलांगते हुए अंदर दाखिल हो गए, जहाँ उनका तीसरा साथी पहले से ही मौजूद था। उसने इन दोनों को देखते ही आगे बढ़ने का इशारा किया। अब दबे कदमों एक कमरे को चेक कर रहे थे। पूरी इमारत में मौत का सन्नाटा छा गया था। सारे मकीन एक तो पहले सो रहे थे, दूसरा बेहोशी की गैस ने मजीद कांड दिखाया था। एक बड़े से कमरे में उन्हें कमिश्नर सोता हुआ मिल गया। उसके मुंह पर हाथ रखकर एक नकाबपोश ने उसे कंधे पर उठाया और बड़े आराम से अपना मिशन मुकम्मल करके जिस खामोशी से आए थे वैसे ही बिना आहट के वापस चले गए। वो नीम बेहोशी में न जाने कब से कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके जख्मों से खून रस कर खुश्क हो चुका था। जब एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें चुंधिया गईं। उनमें ये रोशनी तकलीफ पैदा कर रही थी, बुरी तरह से चुभ रही थी। उसकी पीठ पहले ही कोड़े मार मार को धड़ चुके थे। तशद्दुद की इंतहा कर दी थी, पर उसने जुबान नहीं खोली। कुछ बताया इसने? मुल्ला अब्दुल सुफियान ने पैरों से मोहित को ठोकर मारते हुए अपने साथियों से सवाल किया। नहीं जनाब, अपनी जुबान नहीं खोल रहा। ज़्यादा तशद्दुद किया तो अब ये नहीं बचेगा, एक साथी ने अदब से जवाब दिया। चाकू लाओ। वो अपनी सुर्ख टोपी को हाथ से ठीक करता मोहित को खूंखार नज़रों से देखता हुआ बोला।
इस एसपी ने इन्हें नाको चना छुपाया था पर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। बरसों सालों लगे थे पाकिस्तान की जड़ें खोखला करने में। बड़ी मेहनत से पख्तूनख्वा को मजलूम बनाकर पेश किया गया था। पश्तून नौजवानों को अमन का, तरक्की का, दहशतगर्दी ख़त्म करके शाहाना ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब दिखाए। मगर जब ये खुलकर पाक फौज के खिलाफ हुए, वर्दी के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, GHQ को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया, यहाँ तक कि पेशावर स्कूल में बच्चों का कत्ल आम भी इस मकसद की कड़ी था। अब ये खुलकर सामने आ चुके थे। आज़ाद पख्तूनिस्तान का नारा लगाने लगे। फ़ौज को काबिज कहने के साथ साथ हर तरह की गाली देना, पंजाबियों को नस्ल परस्ताना जुमलों का निशाना बनाना, पश्तून नौजवानों को फौजी चेक पोस्टों पर हमला करने पर उभारना ताकि पकड़े गए दहशतगर्दों को छुड़ा सके। उन्होंने नया चलन अपना लिया कि फ़ौज निकल जाए वरना हम खुद निपट लेंगे फ़ौज से। और सब से बढ़कर उन्हें दहशतगर्दों की आमद को रोकने के लिए लगाई जाने वाली बाढ़ से तकलीफ थी, जिसके लिए आए दिन मुजाहरे किए जा रहे थे। मुल्ला ने तेज धार चाकू से मोहित के पहले से जगह जगह से चिरे हुए बाजू में कट लगाया, जिस पर मोहित ने अपनी नहूरंग आंखों से उसे देखा। तकलीफ का एहसास तो कब का उसके अंदर मर चुका था। हाँ, अलीज़े की याद उसका एहसास उसे हिम्मत बंधाता था, जो इतना टॉर्चर सहकर भी जिंदा था। लेकिन उस तमाम अरसे में एक लम्हे को भी अपनी जॉब से पछतावा नहीं हुआ था। वो अपने वतन का सिपाही था, जिसकी अव्वलीन ख्वाहिश ही शहादत थी। अभी भी वक्त है, बता दो। अपना नहीं तो अपने प्यारों का ही हाल कर लो। उसने उसका चेहरा ऊंचा किया। मोहित की आंखों में एक गुलाबी आंचल लहराए, लेकिन इस आंचल से ज़्यादा इस वतन की इज्जत की तमाम वतन अजीज़ की तमाम बहनों के आंचल उसके सामने थे। आज रात, बस आज की रात और सोच लो। अगर सुबह तक तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो फिर। मुल्ला अब्दुल सुफियान खड़ा हुआ। सुबह तक अगर ये जुबान ना खोले तो उसे मारकर इसकी लाश वजीरिस्तान में भिजवाकर इसकी गुमशुदगी और कत्ल का इल्ज़ाम फौज पर लगाकर रैली निकालने की तैयारी करवा देना। जहरीले लहजे में हुक्म देता हुआ वो बाहर निकल गया। वो तीनों इस वक्त तहखाने में मौजूद कमिश्नर कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ था। कैप्टन हमीद ऊपर किचन से ठंडा पानी की बोतल निकाल कर लाया और बेहोश कमिश्नर के मुंह पर पानी फेंका। वो हड़बड़ा कर उठा और रस्सी से बंधा होने की वजह से कसमसा कर रह गया। उसने चारों तरफ देखा। ये एक बंद तहखाना था। तहखाने नुमा कमरा था, जिसमें ऊपर सीलिंग से पर पीला 100 वोट का बल्ब चल रहा था और सामने 3 सयाबपोश अफराद खड़े उसे घूर रहे थे। उनके नकाब से झांकती सी आंखों में सफा की अरूज पर थी। कौन हो तुम लोग? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? कमिश्नर कर रहा है। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर दिलावर सामने पड़ी कुर्सी घसीट के बड़े इत्मीनान से उसके सामने बैठा और अपनी एड़ी में छुपा तेज धार चाकू निकालकर उसने कमिश्नर को देखा। फिर बड़े आराम से उसके हाथ की छोटी उंगली का पोर काट दिया। कमिश्नर की जोरदार चीख गूंज उठी। अब वो बारी बारी उसकी तमाम उंगलियों में चीरा लगा रहा था और कमिश्नर का दर्द और खौफ से बुरा हाल था। तुम्हें मुझसे क्या काम है, बता दो प्लीज़, पर इस तरह मत करो। कमिश्नर ने इल्तजा की। दिलावर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने उसके दूसरे हाथ की एक एक उंगली और हथेली पर चीरे लगाने में मगन हो गया, जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई काम नहीं। अहमद और हमीद बड़े इत्मीनान से खेल देख रहे थे। बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? कमिश्नर का बुरा हाल था। हाथ हो गए, अब मेरी बारी। मैं इसकी आंखों में चीरा लगाना चाहता हूँ। हमीद भारी लहजे में दिलावर से मुखातिब हुआ, जिससे सुनकर कमिश्नर की हालत बुरी हुई। देखो, खुदा का वस्ता है, मुझे छोड़ दो। जितना पैसा चाहिए, अगर तुम्हारा कोई बंदा छुड़ाना है तो बताओ, मैं सब काम कर दूंगा। बस मुझे जाने दो। बिना समाजत पर उतर आया वो। दिलावर सुकून से कुर्सी से उठकर हमीद को बैठने का इशारा करते अहमद के साथ जा खड़ा हुआ। हमीद ने हाथ में पकड़े चारों की धार को चेक किया। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? किस तंजीम से हो? किसने भेजा है तुम्हें? वो ने अभी भी किसी तंजीम, किसी माफिया का साथी समझ रहा था। हमीद ने संजीदगी से चाकू की नोक उसके दाहिने गाल पर रखी और हल्का सा दबाव दिया। वो चिल्ला उठा। अब चाकू उसकी खाल के अंदर घुस चुका था। वो तकरीबन नीम बेहोश होने का था जब मेजर अहमद ने हमीद को उठने का इशारा किया। उसे नफसियाती तौर पर हरा चुके थे। अब बस मालूमात लेनी बाकी थी, जो यकीनन आराम से मिल जानी थी। जिंदा रहना चाहते हो? अहमद ने सर के बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। उसके खून से भरे चेहरे पर खौफ की परछाइयां थी। उसने तेजी से इस बात में सर हिलाया। एसपी मोहित किधर है? मेजर अहमद का सवाल हुआ। वह सवाल सनसनाते हुए तीर की तरह कमिश्नर के दिमाग में लगा। तुम कौन हो तुम? अब वो मेजर अहमद के नकाब से झांकती आंखों में देख रहा था जब एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। सवाल नहीं, बस जवाब दो, वरना। अहमद ने उस कनपटी पर पिस्टल रख दी। बताता हूँ। कमिश्नर हाँफने लगा। मेजर अहमद के इशारे पर कैप्टन हमीद ने अपना सेलफोन निकाल लिया। अब कमिश्नर का बयान एतराफ़ गुनाह रिकॉर्ड कर रहा था। कमिश्नर को वहीं बंदा छोड़कर वो कमरा लॉक करते सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ते हुए किचन की पेंट्री में पहुंचे। कोई सोच भी नहीं सकता था इस पेंट्री के नीचे एक खुफिया तहखाना था।
हमें फ़ौरन वज़ीरिस्तान के लिए निकलना होगा, दिलावर संजीदगी से बोला। कमिश्नर की इत्तला के मुताबिक मोहित को अगवा करके वज़ीरिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान ले जाया गया था। कमिश्नर के बयान की वीडियो रेडी है? अहमद ने सवाल किया तो हमें जो वीडियो एडिट करने में लगा था उसने सर हिला दिया। सुबह के उजाले में तीनों ही कमांडो लिबास में तैयार अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। जब सर पर कफन बांधकर दुश्मन को गिराने की ठान लेता है तो बड़े से बड़े चट्टान का भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। कुदरत भी उसका साथ देती है कि वो राह हक पर फर्ज की राह पर चलने वाले खुश नसीबों में से एक होता है। स्पिन बाग में मौजूद टोपी वालों का अड्डा उनका टारगेट था। फजर के वक्त वो अपने टारगेट पर पहुंच चुके थे। एक छोटा सा तरबियती कैंप था जहां स्लीपिंग सेल्स को ट्रेन किया जाता है। वो हाथ में चाकू लिए दबे पांव चलते पहरे तारों की तरफ बढ़े जो आपस में बातों में मगन थे। उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर बिजली की सी तेजी से वो 6 के 6 चौकीदारों उनकी तेज धार चाकुओं का शिकार बनकर जमीन पर लाशा बने गिरे पड़े थे। एक दूसरे को हाथ से ओके का इशारा करते अंदर दाखिल हुए जहाँ सब मौत के हरकारे पुरसुकून नींद सो रहे थे। एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतारते कमरे चेक कर रहे थे। जब दिलावर मेजर अहमद आखिर कमरे में दाखिल हुए। कौन खबीस इंसान का बच्चा हमारे कमरे में दाखिल हुआ है? साथ वाले दरवाजे से अपनी शलवार का ज़ारबंद बंद करते सलमा खान अंदर दाखिल हुआ। तो शायद वॉशरूम से आ रहा था। उसे देखकर दोनों चौंक गए और सलमा खान अपने सामने दो सियापोश अफराद को देखकर ठिठक गया। तुम बिल्कुल हमारा जालिम महबूब गुलाब खान जैसा है। हाय, वो मेजर अहमद की कद काठी देखते हुए दिल पर हाथ रखते बोला। मेजर अहमद ने आगे बढ़ के एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। वो घूम कर रह गया। इससे पहले अपने नेफे से हथियार निकालता दिलावर ने तेजी से अपनी गन निकाली उसके सर पर रख दी। तुम्हारे हाथ का गर्मी और ताकत। सलमा खान ने मेजर अहमद को घूरा। तुम हमारा गुलाब खान है, कह दो तुम इधर हमारे वास्ते आया। वो वाकई खिसका हुआ था। एसपी मोहित किधर है? कहाँ छुपाया है उसे? मेजर अहमद ने उसे गर्दन से पकड़कर जमीन से ऊपर उठाया। सलमा खान डटाई से मुस्कुराते उसे देख रहा था। हमको सब पता है पर हम बताएगा नहीं। वो मेजर अहमद की आंखों में आंखें गाड़ कर बोला। तेरी तो। दिलावर को गुस्सा चढ़ गया। उसने एक जोरदार किक उसे मारी और मेजर अहमद की गिरफ्त से निकलकर दूर जा गिरा। दिलावर उसे बुरी तरह पीट रहा था। हमीद भी सबका सफाया करके अंदर आ चुका था पर सलमा खान कुछ बताने को तैयार नहीं था। तुम हमको मार डालो, जुबान काट कर फेंक दो, पर हम तुमको कुछ नहीं बताएगा। वो अपनी जिद पर डटा हुआ था। क्यों? अब के पहली बार हमीद दिलावर का हाथ रोकते उसके सामने आया। पठान तो अपनी मिट्टी की अपनी माँ की हिफाजत में जान देने से नहीं डरता। तुम कैसे खान है जो इन दुश्मनों के साथ अपने ही लोगों को मार रहा है? तुम गद्दार है खान, तुम गद्दार है। हमीद ने रवा पश्तू में उसे टोका। ऐसा नहीं है, तुम ऐसा ही है। हमीद ने उसे टोका। उसे टोपी वालों की असलियत जिससे वो बखूबी वाकिफ था बताने लगा। तुम खोचा लोग, हम गद्दार नहीं, और ये मारपीट करके तुम मुझसे कोई काम नहीं ले सकता। हाँ, अगर उसने प्यार से मेजर अहमद की तरफ देखा। गुलाब खान अपना गुलाब सा चेहरा दिखाकर हमको कम दे तो कसम नस्वार की तुमको अभी कभी अफगानिस्तान ले जाएगा। उसकी फरमाइश सुनकर दिलावर को फंदा लग गया। हामिद अलग हैरान था। उसे सलमा खान और गुलाब खान की एक तरफा लव स्टोरी का कुछ इल्म नहीं था। ये गुलाब खान आप हैं सर? उसने मेजर अहमद को देखा। ये इश्क विश्क नहीं, आसान, बस इतना समझ लीजिए एक ड्रोन का हमला है। हमारे दिल बम धमाका करता है। सलमा खान ने शेर पड़ा। सर, अब एक यही आदमी है जो हमें वहाँ ले जा सकता है। थोड़ा टर्की है पर अभी हमारा वक्त बातों में लगाकर बर्बाद कर रहा है। जल्दी करें, इससे पहले उधर दुश्मन की कोई और टोली आ जाए। आप इसे ही डील कर सकते हैं। कैप्टन हमीद ने संजीदगी से मेजर अहमद को देखा तो उस बात में सर हिलाते अपना नकाब उतारकर सलमा खान के सामने आया। सलमा खान, मेरा भाई एसपी मोहित कहाँ है? उसने संजीदगी से सवाल किया। वही सर, वो एसपी तुम्हारा भाई है? वो हैरान हुआ। हमको वादा माफ गवाह बनाएगा? सलमा खान ने संजीदगी से पूछा। और मेजर अहमद ने इस बात में सिर हिलाने पर उन्हें लोकेशन और तमाम अफराद फर बताने लगा। गद्दार का ताना उसकी गैरत पर किसी ताज़ियाने की तरह लगा था। वो तीनों हेलीकॉप्टर से मतलूबा हदफ पर पैराशूट के जरिए कूद चुके थे। ये सर पर कफन बांधकर चले मुजाहिदों का टोला था जो तादाद में बज़ाहिर कम था लेकिन कुव्वत में सबसे भारी। उन्हें जल्द से जल्द मोहित को बाजियाब करके उस पूरे अड्डे को तबाह करना था। इस मकसद के लिए वो बम साथ लाए थे। कर्नल जहांगीर ने कम वक्त में भी पूरी तैयारी से उन्हें भेजा था। इमारत में बेहोशी के बम और धुआं बम फेंक दिए गए थे। अब वो तीनों तेजी से मोहित को ढूंढ रहे थे। कई पहचान वजूद इधर मौजूद थे। कई लाशों की बोरियां तैयार थी। अंदर एक कमरे में उन्हें नीम मुर्दा मोहित का वजूद मिला जिसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी, जिस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया था। उसकी हालत देखकर अहमद का दिल रुक सा गया। हौसला, दिलावर ने
अहमद के कंधे पर हाथ रखा और खुद तेजी से मोहित की तरफ बढ़ा, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। फायर करके उसकी जंजीरें तोड़ने के बाद मोहित को उठाए बाहर लाए। कैप्टन हमीद उनके निकलते ही जल्दी जल्दी 10 मिनट का टाइमर सेट करके बम लगा रहा था, पर सब बम प्लांट करने के बाद उसके पास सिर्फ 4 मिनट बचे थे। वो तेजी से दौड़ता, छलांगे मारता उस इमारत के आते से निकलकर अब दूर भाग रहा था। जब हेलीकॉप्टर उसके सर पर आ रुका, एक रस्सी उसकी तरफ उछाली गई, जिसे थाम कर ऊपर चढ़ना शुरू हुआ और हेलीकॉप्टर तेजी से रुख मोड़ता हुआ गायब हुआ। मोहित को वही तौर पर सीएमएच अस्पताल लाया गया, पर उसकी हालत बहुत नाजुक थी। दादी और एलिजे अहमद को जाकर लाया था। उसके जिस्म की उधरी हुई खाल, कटी हुई उंगलियां देख एलिजे लड़स कर रह गई। मोहित बेटा, दादी से नहीं मिलेगा? वो पुरशफ़क़त आवाज़ उसके कानों से टकरा रही थी। वो आंखें खोलना चाहता था पर नहीं खोल पा रहा था। एलिजे की सिसकियां उसके कानों में उतर रही थी। कितनी बेबसी थी। उसकी ज़िंदगी उसके पास थी, पर उसे छू नहीं सकता था, देख नहीं सकता था। उसकी बंद आंखों से पानी का एक कतरा निकला, जिसे एलिजे ने तेजी से अपनी उंगली के पोरों में समेट लिया। एलिजे के नरम ठंडे हाथों का लम्स, शायद यही वो चीज़ था जो उसे अब तक रोके हुए थी। उसका सांस उखड़ने लगा। डॉक्टर ने फ़ौरन सबको बाहर जाने का हुक्म दिया। एलिजे, दादी, अहमद, दिलावर, हमीद सब आईसीयू के बाहर इंतजार कर रहे थे। जब मेजर डॉक्टर इकबाल बाहर निकले, अहमद तेजी से उनके पास आया। ही इज़ नो मोर। डॉक्टर ने अहमद के कंधे पर हाथ रखकर मोहित की शहादत की इत्तला दी। शहादत एक अजीम रुतबा और बहुत बड़ा मकाम है जो किस्मत वालों को मिलता है, और वही खुशकिस्मत उसे पाते हैं जिनके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी लिखी होती है। शहादत का मकाम नबूवत के मकाम से तीसरे दर्जे पर है, जो हर किसी को नसीब नहीं होता। अहमद को नया असाइनमेंट मिल चुका था। दिलावर और हमीद अंडरग्राउंड जा चुके थे। बस अगर कोई अपनी जगह थम सा गया था तो वो एलिजे थी। वो जाते जाते एलिजे को बहुत समझा कर गया था, दादी का ख्याल रखने की ताकीद करके। बड़े बोझल दिल से अपने नए मिशन पर रवाना हुआ। ये मारखोर भी जब घर छोड़कर जाते हैं तो इन्हें कुछ पता नहीं होता वो कब कितने वर्षों में लौटेंगे, और लौटेंगे भी या नहीं, कुछ खबर नहीं होती। बस शहादत का रुतबा पाने की चाह उन्हें आगे बढ़ाती है कि ये रुतबा ही कुछ ऐसा होता है। मोहित मुझसे उठी। मोहित, मैं क्या करूं? बताएं, आपके बगैर मैं कैसे जीऊँ? उसके अंदर से कराहें उठने लगी थी। जाने वाला जा चुका था, बस उसकी सिसकियां थी। वो रोज़ बिलख बिलख कर रोती थी। उसका साथी, उसका मुहाफिज, उसका मोहित अब उस देश चला गया था जहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आता। मोहित, आपने इस मुश्किल वक्त में कितनी आहें भरी होंगी जो हम तक नहीं पहुँच सकी। आपने कितनी आवाज़ें दी होंगी जो वो बिलख रही थी। वो जानती थी कि जाने वाले वापस नहीं आते, लेकिन फिर भी रोज़ उसके लौट आने की दुआ मांग रही थी। वो शहीद था, और शहीद कभी मरते नहीं, वो बस दुनिया से पर्दा कर लेते हैं। वो उसे अपने पास महसूस करना चाहती थी। उन्हीं गुजरते दिनों में वो सुबह उठकर किचन में दादी के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में आई। एलिजे, तुम्हारा इंटर का रिजल्ट आ गया है। माशाल्लाह से 80% से ऊपर मार्क्स आए हैं। वो उसे इत्तला दे रही थी। जी दादा, मैंने सुबह ऑनलाइन चेक कर लिया था। उसने चाय सलीके से उनके सामने रखी। आगे क्या इरादा है? यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है या कॉलेज से बीएससी करना है? दादी ने अखबार लिपेट कर रखा। दादी, एलिजा ने उन्हें देखा, फिर मजबूत लहजे में बोली, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। उसकी आंखों से छलकते अज़ाइन देखकर दादी मुस्कुरा दी। एलिजा की आंखों का आज़म उन्हें उसका मुस्तकबिल दिखा रहा था। उन्हें लगा जैसे मोहित को आज सुकून मिला हो। उनकी बुरी नज़रों के सामने वो मुस्कुरा रहा था। और वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, उनके बारे में ये ना कहो कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो तो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी खबर नहीं। काहिरा, मिस्र का दारुल हुकूमत। वो नींद में डूबी हुई थी जब उसका फ़ोन बजा। उसने तेज़ी से उठकर फ़ोन उठाया। सुबह के 5 बज रहे थे। 7 बजे जहाँ फ़िरौन रोते हैं। फ़ोन पर कोड वर्ड में मैसेज जगमगा रहा था। वो जल्दी से लिहाफ हटाकर बिस्तर से उतरी। अलमारी से ब्लैक पैंट, सफ़ेद हल्की सेल्फ एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट और ब्लेजर कोट निकालकर शावर लेने चली गई। 15 मिनट बाद वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने सुनहरी अमेजिश वाले बालों को ड्रायर से सुखा रही थी। बालों को ब्लो ड्राई करके उसने ऊंची पोनी बांधी। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा लेडीज रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखा और कोट पहनकर आईने में खुद को देखा। उसकी नीली आंखों में अपना हुलिया देखकर इत्मीनान उतरा। वो जाने के लिए तैयार थी। म्यूजियम के बाहर काले शीशे वाली गाड़ी खड़ी उसकी मुंतजिर थी। उसके बैठते ही वो गाड़ी स्टार्ट हुई और रोड पर दौड़ने लगी। 1 घंटे बाद वो हेडक्वार्टर में मौजूद थी। वो टिक टिक करती तेजी से चलती हुई अंदर कॉन्फ्रेंस में रूम में दाखिल हुई। पिस्कांता, सिट डाउन, बॉस ने उसे हुक्म दिया। वो सर हिलाते हुए बैठ गई। इस बार इन यहूदी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। वो फ़लस्तीन के बाद अब यमन, अर्दन को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, और इसलिए उनके एजेंट फसाद फैलाने, फूट तलवाने इन इलाकों में पहुंच चुके हैं। उनके मकासद नाकाम बनाने के लिए उन्हें चुन चुन कर मारना होगा। मिस कांता, अब्रक, आप दोनों इस मिशन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कांता और उसके साथ बैठे 25 साल अब्रक को मुखातिब किया। यस सर, दोनों हम आवाज़ होकर बोले। इस मिशन में आपके साथ हमारे दोस्त
दोस्त मुल्क के एजेंट मेजर अहमद के अंडर काम करना होगा। उन्होंने फाइल उन दोनों की तरफ बढ़ाई। मिशन एक्सेप्टेड। उन्होंने खामोशी से फाइल को तकती हुई कांता को देखा। यस सर। सर उठाकर बोली। उसकी नीली आंखें जगमगा रही थी। एक नया सफ़र अपनी शुरुआत को था। दिया जी, तो रीडर्स आज हमारी नावल का यहाँ पर एंड हो चुका है। नावल के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको ये नावल कैसा लगा, और नेक्स्ट आप कौन सा नावल सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।